ओके, सो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीटी सब्जेक्ट का। द नेम ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है। हर्षवर्धन, आप थोड़ा मुझे समझा सकते हो व्हाट इज स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर क्या होता है? हर्षवर्धन, क्या हम थोड़ा सा बता सकते हैं स्टेक होल्डर क्या होते हैं? नो, थोड़ा इंटरेक्टिव रहने की जरूरत है ना? तो थोड़ा सा आप लोग अपना जो हाथ है, अपना जो थंब है, उसको आप अनम्यूट बटन पे रखिए, और जैसे ही जरूरत पड़े आप म्यूट अनम्यूट करके मेरी बातों का जवाब दीजिएगा, ठीक है? जितना इंटरेक्टिवली हम पढ़ेंगे उतना अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। हाँ हर्षवर्धन, थोड़ा बता सकते हो व्हाट इज स्टेक होल्डर? तो जैसे कि बेसिकली मैं एक कंपनी के मेंबर्स होते हैं। एक कम, हम्म, एक कंपनी के मेंबर्स होते हैं। ओके, ठीक है। देखिए क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक रेस्टोरेंट की बात करते हैं अपन, ठीक है। कोई भी बिजनेस होता है, उस बिजनेस के से कनेक्टेड या उस बिजनेस से अफेक्टेड जितने भी लोग होंगे, वो सभी उस बिजनेस के क्या कहलाएंगे? स्टेक होल्डर कहलाएंगे। जैसे अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूं तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई रेस्टोरेंट के ओनर्स होंगे, जिन्होंने रेस्टोरेंट को चालू किया होगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हो गए भाई। रेस्टोरेंट मुनाफे में चलेगा, घाटे में चलेगा, इनके ऊपर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आपके सबसे पहले इंस्टेंस में हम कह सकते हैं कि ये बिजनेस के स्टेक होल्डर है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड हर वो पर्सन जिसके ऊपर बिजनेस की एक्टिविटीज का इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बिजनेस का क्या है? स्टेक होल्डर है। तो ये जो ओनर्स हैं बिजनेस के, ये बिजनेस के क्या हैं? सबसे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट घाटे में जाएगा, मुनाफा कमाएगा, सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर आने वाला है? इन्हीं लोगों के ऊपर आने वाला है। फिर देखो, इन्होंने अपने रेस्टोरेंट में काम करने के लिए ना एम्प्लॉयज रखे होंगे। तो जो एम्प्लॉयज होंगे, इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले शेफ होंगे, वेटर्स होंगे, और भी अगर लोग इन्होंने हायर करके रखे हुए हैं, ये भी रेस्टोरेंट के साथ, रेस्टोरेंट की एक्टिविटीज से डायरेक्टली अफेक्टेड है। अगर बिजनेस मुनाफा कमाएगा तो इनकी सैलरीज वगैरह बढ़ेगी, अगर बिजनेस घाटे में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इनकी सैलरीज कम होगी। अगर बिजनेस कंटिन्यूस लॉस करेगा तो हो सकता है कि इनकी नौकरी भी चली जाए। तो ये जो एम्प्लॉयज हैं, ये भी क्या है? बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। अब ये रेस्टोरेंट है तो जाहिर सी बात है कि रेस्टोरेंट डेली बेसिस पर काफी सारा रॉ मटेरियल खरीद के लाता होगा। इन्हें चीनी की जरूरत पड़ती होगी, नमक की जरूरत पड़ती होगी, मसालों की जरूरत पड़ती होगी, सब्जियों की जरूरत पड़ती होगी। दैट मीन्स डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इनके क्या होंगे? सप्लायर्स होंगे, जो कि इनको माल सप्लाई, रॉ मटेरियल एक तरह से दे रहे होंगे। तो ये जो सप्लायर्स हैं, इनके ऊपर भी इस रेस्टोरेंट की एक्टिविटीज का इफेक्ट आएगा। अगर रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा तो जाहिर सी बात है सप्लायर से बहुत सारा रॉ मटेरियल रेस्टोरेंट को खरीदना पड़ेगा, तो सप्लायर्स भी मुनाफे में जाएंगे। अगर रेस्टोरेंट घाटे में जाएगा तो सप्लायर्स को भी घाटा होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है? इस रेस्टोरेंट के स्टेक होल्डर्स हैं। हम यहाँ पे शेयर होल्डर नहीं बोल रहे हैं, हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर एक नैरो कंसेप्ट होता है, स्टेक होल्डर एक ब्रॉड कंसेप्ट है। तो इन सप्लायर्स ने रेस्टोरेंट के अंदर कोई पैसा नहीं लगा रखा है, लेकिन स्टिल क्योंकि इनके ऊपर रेस्टोरेंट की एक्टिविटीज का इफेक्ट आएगा, सो दैट्स वाई ये रेस्टोरेंट के क्या है? स्टेक होल्डर है। इनके ऊपर बिजनेस का इंपैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए कस्टमर्स आएंगे। तो रेस्टोरेंट्स में जो कस्टमर्स खाना खाने के लिए आएंगे, उन उनके ऊपर भी रेस्टोरेंट की एक्टिविटीज का इंपैक्ट आएगा। अगर रेस्टोरेंट्स अच्छा खाना सर्व कर रहे हैं तो कस्टमर्स की डेफिनेटली हेल्थ बढ़िया रहेगी। रेस्टोरेंट्स किस प्राइस पर खाना सर्व कर रहे हैं, इसका भी कस्टमर्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो कस्टमर्स हैं रेस्टोरेंट के, जो यहाँ पर आते हैं डेली खाना खाने के लिए, ये भी कहीं ना कहीं क्या है? रेस्टोरेंट के स्टेक होल्डर्स, ठीक है। क्या इतने ही स्टेक होल्डर्स होंगे और स्टेक होल्डर्स नहीं होंगे? डेफिनेटली और भी स्टेक होल्डर्स होंगे। रेस्टोरेंट जिस लोकेशन में खुला हुआ होगा, उस लोकेशन के आसपास जो लोग रहते होंगे घरों में, उनके ऊपर भी रेस्टोरेंट का इम्पैक्ट है। भाई रेस्टोरेंट में लोग आते जाते होंगे तो ट्रैफिक क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है।
रेस्टोरेंट के अंदर जो वेस्टेज निकलता होगा और जो कचरा निकलता होगा, उस कचरे को ये लोग कैसे डंप करते हैं, इसका भी इम्पैक्ट आसपास रहने वाले लोगों पर आएगा। तो ये जो आसपास की सोसाइटी है, जो कि रेस्टोरेंट के आसपास लोग रहते हैं उनसे बनी हुई है, ये सोसाइटी भी रेस्टोरेंट की क्या है, अपने आप में एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि इनके ऊपर भी क्या हो रहा है, रेस्टोरेंट के बिजनेस का इम्पैक्ट हो रहा है। इतना ही नहीं, सरकार जो कि रेस्टोरेंट से क्या कलेक्ट कर रही है, टैक्सेस कलेक्ट कर रही है। भाई रेस्टोरेंट अगर मुनाफा कमा रहा है तो खूब सारा टैक्स गवर्नमेंट के पास आ रहा है, अगर लॉस खा रहा है तो गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं आ रहा है। ऊपर से गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर भी फोकस रखेगी कि भाई रेस्टोरेंट के अंदर जो है सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कहीं ये बासा खाना तो नहीं खिला रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट से कनेक्टेड है, रेस्टोरेंट का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर भी है। तो ये गवर्नमेंट भी रेस्टोरेंट की क्या है, स्टेक होल्डर है। तो हमें यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि किसी भी बिजनेस के स्टेक होल्डर का मतलब है उस बिजनेस का इम्पैक्ट अगर सर्टेन पर्सन या सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ रहा है, तो दैट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विल बी कॉल्ड एज द स्टेक होल्डर ऑफ दैट बिजनेस। वो उसका क्या कहलाएंगे, स्टेक होल्डर कहलाएंगे। तो रेस्टोरेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं सोचेंगे कि जो लोग रेस्टोरेंट को चला रहे हैं या जो लोग रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं सिर्फ वही रेस्टोरेंट बिजनेस के स्टेक होल्डर है। रेस्टोरेंट के सप्लायर्स भी रेस्टोरेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, रेस्टोरेंट के जो कस्टमर्स हैं वो भी रेस्टोरेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, रेस्टोरेंट जिस जगह पर बना हुआ है वहां की जो आसपास की सोसाइटी है वो सोसाइटी भी रेस्टोरेंट की स्टेक होल्डर है, और सरकार जो है इवन, वो सरकार भी रेस्टोरेंट की क्या है, स्टेक होल्डर है। तो स्टेक होल्डर मीन्स एवरी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और इवन द कम्युनिटी who will get affected by the business, that will be called as the stakeholder of that particular business. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई देवेंद्र एंड हर्षवर्धन? यस और नो? यस सर। हाँ जी सर। ओके। अब ये जो स्टेक होल्डर्स है ना, इन स्टेक होल्डर्स को हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। आप सबके पास ये पीडीएफ है ना? आपको मिल गया देवेंद्र पीडीएफ? हर्षवर्धन आपके पास तो होगा इसी, डेफिनेटली। यस। ग्रेट। ओके। अब ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन स्टेक होल्डर्स को हम क्या कर सकते हैं, इन स्टेक होल्डर्स को हम ना कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? और हम इन्हें कैसे डिवाइड करेंगे स्टेक होल्डर्स को? हम स्टेक होल्डर्स को डिवाइड करेंगे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स में एंड सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स में। प्राइमरी में भी हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स, और सेकेंडरी में हम डिवाइड करते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। कहने का मतलब ये है, ऊपर मैंने जो एग्जांपल दिया कि भाई रेस्टोरेंट के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज उनके स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके ओनर्स हैं वो रेस्टोरेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, सप्लायर स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, कस्टमर्स आपके स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, सोसाइटी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है। तो ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हमने अभी ऊपर रेस्टोरेंट के आइडेंटिफाई किए, इन सभी स्टेक होल्डर्स को ना हम कैटेगराइज कर सकते हैं, इंटरनल में, इंटरनल स्टेक होल्डर्स में, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स में एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में, राइट? अब कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, इंटरनल स्टेक होल्डर्स किसको बोलेंगे, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स किसको बोलेंगे, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स किसको बोलेंगे? तो देखिए इसको ना इस इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आपको ना स्टेक होल्डर्स की एक लिस्ट दी गई होती है एक सर्टेन बिजनेस की, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें से इंटरनल स्टेक होल्डर कौन है, कनेक्टेड स्टेक होल्डर कौन है, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन है। तो सबसे पहली बात, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कौन से ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ फुल टाइम इन्वॉल्व है, जो ऑर्गेनाइजेशन के डोर के अंदर कभी भी एंटर कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के मुनाफे के लिए या उसकी एक्टिविटीज के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन के क्या कहलाएंगे, इंटरनल स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, तो रेस्टोरेंट्स के जो ओनर्स हैं वो कभी भी रेस्टोरेंट के अंदर आ सकते हैं, रेस्टोरेंट की सारी एक्टिविटीज के अंदर फुली इन्वॉल्व है, रेस्टोरेंट के लिए डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, रेस्टोरेंट की प्रॉफिटेबिलिटी पर उनका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। तो जो ओनर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के,
उस रेस्टोरेंट के, वो किस तरह से कैटेगराइज किए जाएंगे? इंटरनल स्टेक होल्डर्स की तरह कैटेगराइज किए जाएंगे। ओनर्स के अलावा जो एम्प्लॉयज हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेली बेसिस पर फुल्ली इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट रखते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होंगे वो भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या कहलाएंगे? इंटरनल स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। राइट? इज दैट क्लियर? यस और नो? Yeah. ओके। अब बात आती है कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स की। देखिए, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है? पहली बात, कनेक्टेड स्टेक होल्डर डेली बेसिस पर कंपनी की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ, ये कंपनी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप जरूर रखते हैं और समय समय पर कंपनी के साथ किसी ना किसी कारण से इन्वॉल्व होते हैं। मतलब दैट मीन्स कि इनका रिश्ता ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि भैया डेली बेसिस पर तो इनका आना जाना नहीं है, लेकिन कभी कभी ये कंपनी से बात करेंगे, कभी कभी ये कंपनी के साथ कनेक्ट करेंगे, और समटाइम्स दे विल नेगोशिएट विद कंपनी, दे विल एंटर इनटू सम कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। कंपनी के साथ क्या करेंगे? वो सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग कंपनी के क्या कहलाते हैं? कनेक्टेड शेयर होल्डर कहलाते हैं। जैसे कि कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, अब देखो, अगर कंपनी का कोई कस्टमर है तो वो कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा लेकिन सिर्फ कमोडिटी को परचेज करने के लिए। उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज चल रही है उन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो सके। जैसे रेस्टोरेंट के अंदर कोई कस्टमर जा रहा है तो किचन के अंदर थोड़ी जा सकता है, किचन के अंदर जाकर के ऐसा थोड़ी ना किसी को इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि इस तरह से खाना बनाओ या ऐसे करना है या वैसे करना है। वो आएगा, और पहली बात तो एक पर्टिकुलर कस्टमर की अगर मैं बात करूं तो इस ये भी जरूरी नहीं है कि वो सारे टाइम जो है पूरे दिन भर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाला है। वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कस्टमर जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर क्या करेगा? रिपीट करेगा। वो रेगुलरली रेस्टोरेंट के अंदर नहीं आने वाला है। रेस्टोरेंट में जो बिजनेस एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर उसका एज सच कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। हाँ, लेकिन रेस्टोरेंट के साथ उसका एक रिश्ता है, रेस्टोरेंट के साथ वो एक रिलेशनशिप शेयर कर रहा है, वो रेस्टोरेंट की कमोडिटी को क्या करता है? परचेज करता है। तो कस्टमर को हम इंटरनल स्टेक होल्डर नहीं बोल सकते। कस्टमर किस कैटेगरी में आएगा? कनेक्टेड स्टेक होल्डर की कैटेगरी में आएगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? Yeah. क्लियर है? ओके। इसके अलावा रेस्टोरेंट के जो सप्लायर्स होंगे, जो सब्जी देने का काम कर रहे हैं या मसाले देने का काम कर रहे हैं, इन लोगों का भी रेस्टोरेंट के साथ एक रिलेशनशिप है, लेकिन ये रिलेशनशिप एक सर्टेन लिमिट पर ही खत्म हो जाता है। सप्लायर को माल सप्लाई करना है रेस्टोरेंट को, लेकिन अगेन रेस्टोरेंट की एक्टिविटीज में उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है। वो रेस्टोरेंट को एक गाइड नहीं कर सकते कि आपको ये सर्टेन माल खरीदना चाहिए या ये सर्टेन माल नहीं खरीदना चाहिए। इसके ऊपर उनकी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं चलेगी। और सप्लायर की भी एक लिमिट तय है। अगर कभी वो रेस्टोरेंट में आते भी हैं तो ऑब्वियसली बात है वो रिसेप्शन पे या ऑफिस के अंदर बैठेंगे, वहीं से अपना जो पेमेंट उन्हें कलेक्ट करना है वो पेमेंट कलेक्ट करेंगे, या जो भी नेगोशिएट करना है वो नेगोशिएट करेंगे। रेस्टोरेंट के अंदर उनका, रेस्टोरेंट की एक्टिविटीज में उनका किसी भी तरह से फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट होगी वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो सप्लायर जो है, सप्लायर भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्टेक होल्डर नहीं कहा जा सकता है, वो भी क्या कहलाएगा? कनेक्टेड स्टेक होल्डर कहलाएगा। इसी तरह से अगर रेस्टोरेंट ने बैंक से लोन ले रखा है या किसी से लोन ले रखा है, तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने लोन ले रखा होगा वो ऑर्गेनाइजेशन भी उनके कनेक्टेड स्टेक होल्डर की कैटेगरी में आएगी। भाई, बैंक से आपने लोन ले लिया, ठीक है, लेकिन बैंक की अगेन आपके साथ इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड है ना। ऐसा तो नहीं कर सकता बैंक की डेली आकर के रेस्टोरेंट में बैठ जाओ और बोले कि नहीं यार धंधा ऐसे करो या ऐसे चलाओ या इस तरह से मैनेजमेंट करो। इतना तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। बैंक को तो क्या करना, अपना ब्याज लेना है उन्हें, और टाइम खत्म होने पर अपना पेमेंट वापस लेना है। कभी कदार हो सकता है बैंक का जो विजिट है वो रेस्टोरेंट के साथ हो, अगर कोई पेमेंट वगैरह मिस हो गई है या जब नए लोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं उस समय बैंक का रेस्टोरेंट के साथ क्या होगा? नेगोशिएशन होगा। लेकिन फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट बैंक का भी नहीं होने वाला है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के डेट होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को उधार दे रखा है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन की
कौन से स्टेक होल्डर्स की कैटेगरी में आते हैं? कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डर्स, अगर शेयर होल्डर्स को मैं यहां पर रेस्टोरेंट के कॉन्टेक्स्ट में ना इन्वेस्टर्स बोल सकता हूं। देखो, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी के इन्वेस्टर्स ही होते हैं। बिजनेस चलाने का काम कभी भी शेयर होल्डर नहीं करते हैं। हम सब जानते हैं बिजनेस चलाने के लिए कंपनी में शेयर होल्डर्स किनको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो जो बिजनेस के अंदर शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी कंपनी के साथ एक रिलेशनशिप रख रहे हैं, उन्होंने पैसा लगा रखा है, लेकिन उनका भी डे टू डे बेसिस की एक्टिविटीज में फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी किस कैटेगरी में आते हैं? कनेक्टेड शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। किसी कंपनी के शेयर होल्डर होंगे तो वो साल में एक बार जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तब कंपनी से बात करेंगे, कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डे टू डे बेसिस पर कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, इससे शेयर होल्डर्स को कोई खास मतलब नहीं होता है। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी कंपनी के क्या कहलाते हैं? कनेक्टेड शेयर स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। ओके। जिस तो हमें क्लैरिटी आ रही है कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स कंपनी के, वो कंपनी से संबंधित, कंपनी से रिलेटेड वो लोग हैं जिनका कंपनी की एक्टिविटीज में, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में फुल इंटरफेरेंस है, जो डे टू डे बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पर इनकी एक्टिविटीज का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मेन सीनियर मैनेजर्स होते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, वो कंपनी के इंटरनल स्टेक होल्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो डेली बेसिस पर कंपनी में जाते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में और बाकी मार्केटिंग वगैरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, वो कंपनी के इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं। कंपनी के कस्टमर्स, कंपनी के सप्लायर्स, कंपनी के डेट होल्डर्स और कंपनी के इन्वेस्टर्स, इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट कंपनी के अंदर इतना ज्यादा नहीं होता है और ये डे टू डे बेसिस की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो ये कंपनी के क्या होते हैं? कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं। फाइनली ऐसे लोग जिनका कंपनी के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब ये बात नहीं कर रहे हैं कंपनी से जाकर के, लेकिन फिर भी कंपनी की एक्टिविटीज का इनके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, ऐसे लोग कंपनी के क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। इनके पास का कंपनी के अंदर जाने की अथॉरिटी अगर हम बात करें तो ये सब काफी कम होती है। दे जस्ट सी द कंपनी फ्रॉम आउटसाइड एंड इवन व्हेन दे वांट टू टॉक टू द कंपनी, व्हेन दे वांट टू गेट इन्वॉल्व विद द कंपनी, तो ये इनके लिए इतना आसान नहीं होता है। तो ये कंपनी के क्या होते हैं? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे रेस्टोरेंट के आसपास जो लोग रहते हैं, जिनका आसपास घर है, ये कंपनी के ना तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स है ना ही कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स है। जो सोसाइटी रह रही है आसपास, वो कंपनी के क्या है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है। ठीक है। कंपनी की रेस्टोरेंट की एक्टिविटीज का इनके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, सोसाइटी की एक्टिविटीज का रेस्टोरेंट पे भी इंपैक्ट आएगा, लेकिन डायरेक्टली ये एक दूसरे के साथ जनरली इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर उस एरिया में एक और कॉम्पिटिटर है तो वो कॉम्पिटिटर भी हो सकता है इस रेस्टोरेंट के साथ कभी कोई बात ना करे, लेकिन फिर भी इस रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसे चल रहा है, इसका असर कॉम्पिटिटर पे पड़ेगा। तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, लेकिन वो किस तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की तरह कैटेगराइज किए जाते हैं। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, जैसे अभी तो मैंने रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, मान लो कोई फैक्ट्री है जिसमें से काफी सारा क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो उस फैक्ट्री का एक स्टेक होल्डर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाले लोग भी हो जाएंगे। मतलब जो लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं ना, वो भी उस फैक्ट्री के स्टेक होल्डर हो जाएंगे। और वो जो स्टेक होल्डर्स होंगे, वो स्टेक होल्डर्स भी अपना एक इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर डालेंगे। तो सच इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप हो गया या कोई और एनजीओ हो गया जो कंपनी की एक्टिविटीज के ऊपर बाहर से नजर रखे हुए हैं, जो कभी भी कंपनी के लिए किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं, ये कंपनी के क्या होते हैं? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसी तरह से जो गवर्नमेंट होती है, हम जानते हैं भाई गवर्नमेंट को भी कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट कोई बिजनेस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अनटिल अनलेस वो लीगल तरीके से कर रहा है, गवर्नमेंट अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है। जैसे इंडिया में इतनी सारी दुकानें चलती हैं, हर कोई जीएसटी अपना फाइल करता है। अब गवर्नमेंट इस बात से थोड़ा ना मतलब रखती है कि कोई
कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, या उसे अपना मैनेजमेंट अच्छे से चलाना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर सरकार कोई काम नहीं करती है। सरकार का बस इतना मतलब है कि आपका टर्नओवर अगर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है, और जब भी कोई आपसे सामान खरीदने आएगा तो आप उससे जीएसटी लेंगे और वो जीएसटी हमारे पास जमा कराएंगे। तो गवर्नमेंट को सिर्फ किससे मतलब है? टैक्स कलेक्शन से मतलब है। हाँ, अगर आप कुछ कभी इलीगल करोगे तो आपके ऊपर वो कार्यवाही करेगी। बाकी इसके अलावा गवर्नमेंट को आप डे टू डे बेसिस पर अपना बिजनेस कैसे चलाते हो, कैसे नहीं चलाते हो, आप कितना मुनाफा कमा रहे हो, आपका मुनाफा बढ़ रहा है घट रहा है, इन सब चीजों से गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहलाती है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कहलाती है। राइट? इज दैट क्लियर? यस और नो? हाँ जी सर। देवेंद्र, आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। तो हमें ये क्लैरिटी आ गई है कि किसी भी बिजनेस से संबंधित लोग जिनके ऊपर बिजनेस का असर पड़ता है वो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। और बिजनेस के स्टेक होल्डर्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: एज इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एज कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स एंड एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। हमें यह भी समझ में आ गया है कि जो लोग बिजनेस के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, डेली बिजनेस की एक्टिविटीज में इंटरफेयर करते हैं, कनेक्टेड पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसे लोगों को हम, ऐसे स्टेक होल्डर्स को हम इंटरनल स्टेक होल्डर्स कहते हैं। जो बिजनेस के साथ कनेक्टेड तो होते हैं लेकिन डे टू डे बेसिस की एक्टिविटीज में जिनका इंटरफेरेंस इतना ज्यादा नहीं होता है, ऐसे लोगों को हम कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। और जो बिजनेस के ऊपर बाहर से नजर रखते हैं, ठीक है, इनका भी इंपैक्ट है बिजनेस के ऊपर, और बिजनेस का इंपैक्ट इन स्टेक होल्डर्स के ऊपर भी है, लेकिन बिजनेस के बीच में और इन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में या लोगों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ऐसे स्टेक होल्डर्स क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? यस और नो? एक बार और बता दो मुझे। यस। ग्रेट। अच्छा, अब देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, इंटरनल, कनेक्टेड, एक्सटर्नल, इनके बीच में ना कई बार कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को हम बोलते हैं स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट। अब स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जरा हम देखते हैं। देखो, जैसे कंपनी है रिलायंस। अब इस रिलायंस के कुछ डायरेक्टर्स हैं जिन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? रिलायंस को चलाने का काम करते हैं। और बहुत सारे, आज की तारीख में बहुत सारे मतलब वी कैन से इन थाउजेंड्स एंड इवन इन लैक्स रिलायंस के क्या हैं? शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने रिलायंस के अंदर शेयर्स खरीद रखे हैं, ठीक है। और कुछ इसमें से बड़े शेयर होल्डर्स भी होंगे, जैसे मुकेश अंबानी के पास हो सकता है 4-5% की इक्विटी हो, ठीक है, तो वो एक मेजर शेयर होल्डर हो गया। तो कुछ बड़े शेयर होल्डर्स भी होंगे और कुछ छोटे छोटे शेयर होल्डर्स भी होंगे, जैसे मैंने भी रिलायंस के शेयर्स दे रखे हैं, तो मैं भी रिलायंस का क्या हूँ? शेयर होल्डर हूँ। अब मुझे सबसे पहले तो बताओ कि रिलायंस के असल में मालिक कौन है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिलायंस के मालिक हैं या शेयर होल्डर्स रिलायंस के मालिक हैं? क्या बोलेंगे, बताइए देवेंद्र। Who are the owners of Reliance? These shareholders or these board of directors? What will you say? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हर्षवर्धन, आपके हिसाब से? यस हर्षवर्धन, आपके हिसाब से रिलायंस के असल मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? तो मेरे को लगा दोनों ही हो सकते हैं। कुछ दोनों हो शेयर सकते। होल्डर्स होते हैं जो उनकी शेयर्स को खरीदते हैं, तो इनडायरेक्टली वो भी उस कंपनी के ओनर हो गए। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर आपसे कोई ये पूछे कि किसी कंपनी का असल में ओनर कौन है, तो ओनर कंपनी के हमेशा कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। When we say who are the owner of the company, मालिक कौन है कंपनी का? तो मालिक कौन है? मालिक है कंपनी के शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स खुद डायरेक्टली मैनेजमेंट नहीं करते हैं,
शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। और ये जो डायरेक्टर्स होते हैं, ये डायरेक्टर्स कंपनी को चलाने का काम करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का काम किसने किया है? शेयर होल्डर्स ने किया है। ठीक है। एक बार शेयर होल्डर जब डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं तो डायरेक्टर्स फिर पूरे साल भर कंपनी को चलाते हैं। फिर साल भर कंपनी चलाने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि भाई हमने कंपनी को कितना मुनाफा कमा के दिया एंड ऑल दैट। तो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है। और जब हम इस एजेंसी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो डायरेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट हैं, वही जो शेयर होल्डर्स हैं ये प्रिंसिपल है। दीज आर द प्रिंसिपल्स। और ये जो डायरेक्टर्स हैं क्या कर रहे हैं? ये शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर कंपनी को रन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? यस और नो? Yes. अगर डायरेक्टर्स अच्छा काम नहीं करते हैं तो शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को चेंज भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कभी भी उनकी सर्विसेज क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट कर सकते हैं। और अच्छा काम करते हैं तो उनको फर्दर आगे कंटिन्यू भी करवा सकते हैं। ठीक है। तो असल मालिक कौन है कंपनी के? असल मालिक जो है वो शेयर होल्डर्स है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रहे हैं। खैर, अगर मैं पूछूं आपसे स्टेक होल्डर कौन है कंपनी का, तो स्टेक होल्डर तो भाई आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी स्टेक होल्डर हैं और शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं क्योंकि ये कंपनी के डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने वाले हैं। जबकि शेयर होल्डर्स जो हैं ये कैसे शेयर होल्डर्स हैं? ये कनेक्टेड शेयर होल्डर्स हैं क्योंकि एक बार जब ये अपॉइंट कर देंगे तो अपॉइंट करने के बाद इन्हें सिर्फ जनरल मीटिंग्स के अंदर आना है, अपना डिविडेंड लेना है और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट देख करके और फर्दर बस ये डिसाइड करना है कि कंटिन्यू कराना है डायरेक्टर्स को कि नहीं कराना है। जैसे मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है तो मैं रिलायंस के ऑफिस में जाके नहीं बैठ सकता कि मैं रिलायंस के ऑफिस में जाके बैठ जाऊं डेली बेसिस पे कामकाज देखूं। जब जनरल मीटिंग होगी रिलायंस की तो मुझे बुलाया जाएगा, मुझे रिपोर्ट्स देखनी है और जो भी रेजोल्यूशंस पास होने होंगे उन रेजोल्यूशंस पर मुझे वोट करना है, बस मेरा इतना ही काम है। तो बीइंग अ शेयर होल्डर हम कह सकते हैं कि कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स है। तो शेयर होल्डर्स कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं, जबकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कमाए और अगर प्रॉफिट कमाए तो इस प्रॉफिट में से इनको बढ़िया सैलरी मिले और ये प्रॉफिट वापस से कंपनी को आगे बढ़ाने में लगा दिया जाए, एम्प्लॉयज की सैलरी को इंक्रीज करने में लगा दिया जाए, कुल मिलाकर के बिजनेस के अंदर ये प्रॉफिट लगाया जाए। दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं? शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि अगर प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने तो ये प्रॉफिट एज अ डिविडेंड हमें बांट देना चाहिए। ये प्रॉफिट ना तो डायरेक्टर्स की सैलरी इंक्रीमेंट में जाना चाहिए, ना ही वापस से री इन्वेस्ट होना चाहिए, ना ही एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाने में जाना चाहिए। ये प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को बांट देना चाहिए। शेयर होल्डर यही चाहेंगे ना भाई, आज अगर मैंने रिलायंस के शेयर्स ले रखे हैं तो मैं क्या चाहता हूं? मैं यही चाहता हूं कि हर साल जब भी प्रॉफिट अनाउंस हो रिलायंस का तो उस प्रॉफिट में से मुझे डिविडेंड मिल जाए। मैं क्यों चाहूंगा कि रिलायंस के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी बढ़े? मुझे उससे क्या मतलब है? तो बीइंग अ शेयर होल्डर मैं तो चाह रहा हूं कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो वो डिवाइड हो जाए और डिविडेंड की तरह मिल जाए। वहीं जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उनकी सैलरी बढ़े, एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़े, वो प्रॉफिट दोबारा से क्या हो? रीइन्वेस्ट हो। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच में क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट। इसको क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। राइट? इज दैट क्लियर? यस और नो? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब उनका इंटरेस्ट अलग चला गया, मेरा इंटरेस्ट अलग चला गया। ठीक है ना? बीइंग अ शेयर होल्डर मेरा इंटरेस्ट है कि यार प्रॉफिट बांट दो, ठीक है, मेरे शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। और बीइंग अ डायरेक्टर कंपनी के बारे में वो ये सोचेंगे कि कंपनी से जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो प्रॉफिट दोबारा से कंपनी की ग्रोथ में लगाया जाए, या उस प्रॉफिट को जो है सैलरी इंक्रीमेंट में यूज किया जाए, उनका रेम्यूनरेशन बढ़ाया जाए। तो ये एक स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो
ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जब उनका इंटरेस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि किसके इंटरेस्ट को फाइनली देखा जाए. दिस कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड एज स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट. कस्टमर्स के बीच में और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. जैसे कि मान लो मैं एक मार्ट में जाता हूँ शॉपिंग करने के लिए, ठीक है ना, एक बड़ी कंपनी है, उसका एक मार्ट है, वहां पे मैं जाता हूँ शॉपिंग करने के लिए. अब वहां पर एट द एंड ऑफ द डे शॉपिंग के बाद मेरे को एक प्लास्टिक बैग के अंदर सारी चीजों को पैक करके दे दिया जाता है. मुझे पैकेजिंग के कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाते हैं. मैं अच्छा फील करता हूँ कि बढ़िया प्लास्टिक बैग मुझे मिल गया और उस प्लास्टिक बैग का मुझे पैकिंग का कोई चार्ज नहीं देना पड़ा. ठीक है. अब कंपनी ने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसाइड किया. और क्यों डिसाइड किया? क्योंकि उस मार्ट कंपनी के ऊपर सपोज कुछ एनजीओज ने, कुछ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप ने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि बहुत बड़ी मार्ट कंपनी है, इसकी इंडिया में बहुत सारी चेन्स हैं और ये जो प्लास्टिक बैग्स देते हैं, इन प्लास्टिक बैग्स के कारण बहुत पोल्यूशन हो रहा है. तो जो एनजीओज हैं, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप्स है, उन्होंने प्रेशर बनाया मार्ट कंपनी के ऊपर. और मार्ट कंपनी अब ये डिसाइड कर रही है, ये सोच रही है कि हम पेपर बैग्स देना शुरू कर दें. और क्योंकि पेपर बैग्स कॉस्टली पड़ेंगे तो 5 रुपए या 10 रुपए जो है पर पेपर बैग कस्टमर से चार्ज किए जाए. अब यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा. यस और नो? yes sir. आया ना? कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होगा? स्टेक होल्डर कस्टमर और स्टेक होल्डर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप के बीच में अराइज होगा. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप चाहेगा, वो भी स्टेक होल्डर है उस स्मार्ट कंपनी का, मैं भी स्टेक होल्डर हूं एज अ कस्टमर उस स्मार्ट कंपनी का. ठीक है. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप ये चाहेगा कि पेपर बैग के अंदर पैकिंग करके दिया जाए. एंड बीइंग अ कस्टमर मैं तो चाहूंगा मेरा पैसा नहीं लगे, तो भाई मेरे को तो प्लास्टिक बैग्स में ही आप पैक करके दो. तो ये भी एक तरह का क्या है? स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट है. तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं. और कभी भी किन्हीं दो स्टेक होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो एक पचड़ा खड़ा होता है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. राइट? इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल समझ में आ गया आपको स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है. यस और नो? Sir. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया. अब इनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा तो शेयर होल्डर्स कोशिश करेंगे कि भैया ये जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रॉफिट को बार बार क्या कर रहे हैं, बार बार कंपनी की ग्रोथ में लगा रहे हैं या एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाने में और खुद की सैलरी बढ़ाने में लगा रहे हैं, तो ऐसे डायरेक्टर्स को हटाया जाना चाहिए. तो शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर्स को फोर्स कर सकते हैं कि आप रिजाइन करिए. और रिजाइन नहीं करेंगे तो शेयर होल्डर्स तो ये भी कोशिश कर सकते हैं कि भैया बिजनेस को बंद ही करवा दो, डाइवेस्ट ही कर दो. ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया, शेयर्स की वैल्यू करोड़ों में जा रही है, तो बंद करो इस बिजनेस को और शेयर्स का पैसा रिलाइज करो और रिलाइज करके और अपने घर बैठो. तो शेयर होल्डर्स ये डिसाइड कर सकते हैं. आ रही बात समझ में? यस और नो? yes ओके. सो दैट इज द पॉइंट. कुल मिलाकर के बात यह है कि जब भी कोई स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो स्टेक होल्डर पावरफुल होगा, जिसके पास ताकत होगी, वो दूसरे के इंटरेस्ट को दबाने की कोशिश करेगा. तो शेयर होल्डर अगर पावरफुल होगा तो वो डायरेक्टर्स के इंटरेस्ट को दबाने की कोशिश करेगा. और कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर जो मेजर शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का ओनर भी होता है. जैसे मुकेश अंबानी है आज रिलायंस के अंदर, तो मुकेश अंबानी शेयर होल्डर भी है एज वेल एज वो क्या है? डायरेक्टर भी है. तो अब ऐसे केस में क्योंकि वो डायरेक्टर भी है और वो शेयर होल्डर भी है, तो उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा. और हो सकता है कि वो डायरेक्टर्स या कंपनी के बारे में सोचे ही ना, सिर्फ शेयर होल्डर्स के बारे में सोचे. या ऐसा भी हो सकता है कि वो शेयर होल्डर्स के बारे में कुछ ना सोचे और सारा ध्यान किसके ऊपर लगाए? कंपनी के बीइंग अ डायरेक्टर अपनी रेम्यूनरेशन कैसे बढ़ानी है और आगे कैसे हमें बढ़ना है, इसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करें. तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन दो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की पोजीशन पर होती है. तो ऐसे में जहां उनकी ज्यादा कंट्रोल वो एक्सरसाइज कर पाएंगे, जहां उनकी ज्यादा चलेगी,
उस वाली चीज को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. राइट? इज दैट क्लियर? यस. आप लोग शार्क टैंक देखते हैं क्या? सुना है शार्क टैंक के बारे में? है ना? कभी कभी. जी सर. जी सर, शार्क देखते टैंक के हैं. अंदर जो ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं शार्क्स, वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? उनका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे. उनका मतलब है आज हम इस पे शेयर्स लें, कल को ये बिजनेस स्केल हो, स्केल होने पर इसका वैल्यूएशन बढ़े. आज अगर 1% हमने इक्विटी ली है 1 करोड़ रुपए के शेयर्स 1 करोड़ रुपए दे करके, तो कल को जब वैल्यूएशन 200 करोड़ हो जाएगा, तो 1% शेयर्स की वैल्यू 2 करोड़ रुपए हो जाएगी. तो जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन शार्क्स क्या सोचेंगे कि भाई हमें अब क्या करना है, अपने शेयर्स बेच करके अपना पैसा लेकर के वापस घर बैठना है. तो शेयर होल्डर्स बिजनेस के बारे में बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं. कई बार वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देखते कंपनी का, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं. उनका फोकस होता है उनको शेयर्स की वैल्यू मिलनी चाहिए, उनके शेयर का प्राइस इंक्रीज होना चाहिए. राइट? इज दैट क्लियर? यस और नो? यस. चलिए, आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ आपको. कल मैं आपको डिफरेंट लिंक भेजूंगा जो लाइसेंस लिंक होगा, और कल अपन आगे बढ़ेंगे. ठीक है ना? आज आपको सिर्फ ये इंटरनल कनेक्टेड और स्टेक होल्डर वाला जो टॉपिक है उसको रिवाइज करना है. ओके? ओके. चलिए, दैट्स ऑल ओके. फॉर टुडे. कल थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे तो अपन प्रिपेयर रहना आप मेंटली, है ना? ओके बेटा.